हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाबा ज्ञान रंजीत सर। हम कुछ नए सीरीज लेकर आए हैं। जो कुछ नोट्स बनाए हैं साइंस का, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, हम लोग डेली 50 क्वेश्चन करेंगे। लगभग आपका 500 प्रश्न रहेंगे, तो 10 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों को पुष्प के विभिन्न भागों को सही क्रम बताएं। पुष्प के विभिन्न भागों को सही क्रम बताएं। तो पुष्प का जो भाग होता है, जिसे मान लिया जाए ये पुष्प है, क्या है, ये पुष्प है, क्या है, ये पुष्प है, क्या है, ये पुष्प है। तो पुष्प के विभिन्न भागों, बाह्य पुंज इधर रहता है। बाह्य पुंज क्या है, बाह्य पुंज। फिर ये सब क्या है, पंखुड़ी। अंदर क्या है, पुंकेसर। फिर स्त्री केसर इसमें होता है। तो पुष्प के विभिन्न भागों का सही क्रम अगर पूछेगा तो बाह्य पुंज, पंखुड़ी, पंखुड़ी की बाद पुंकेसर, पुंकेसर का बाद स्त्री केसर। यानी देखना कैसे विभिन्न भाग कहेगा तो ब पहले यानी बाह्य पुंज, उसके बाद प तब पंखुड़ी, उसके बाद पू बप्पू, क्या, बप्पू से कह देबू, बप्पू से कह देबू, है कि ना। तब ब से बादल पुंज, प से पंखुड़ी, पू से पुंकेसर और स से स्त्री केसर, स से स्त्री केसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जल विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, जल विद्युत उत्पादन आपको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जल विद्युत उत्पादन जो है आपको विद्युतीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा सिद्धांत पर काम करता है। यानी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा सिद्धांत पर कार्य करती है। अगले क्वेश्चन है तीसरा, गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसी गिरती है। जब आसमान से बारिश होती है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से बारिश गिर रहा है और आसमान है, क्या है, आसमान है। आसमान से जब बारिश गिरती है तो गिरने के दौरान वह एक चाल से गिरती है कि एक समान त्वरण के साथ गिरती है। तो एक समान त्वरण के साथ गिरती है, एक समान त्वरण के साथ गिरती है। चलिए अगले क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संवेग का इकाई क्या है। संवेग का इकाई क्या है। तो देखिए, संवेग को हम सूचित करते हैं पी से। अब पी बराबर क्या होता है, एम भी, क्या, एम भी, यानी द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान का ऐसे मात्र क्या होगा, केजी, क्या हो जाएगा, केजी। अब वेग का मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का ऐसे मात्र क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, अगर इसी को डायमेंशन कह दिया जाए, बीमा कह दिया जाए, डायमेंशन निकालने के लिए कहा जाएगा तो केजी का बीमा क्या होता है, एम, क्या होता है, एम। मीटर का क्या होता है, एल। समय का क्या होता है, टी। तो टी नीचे है इसलिए टी के पावर -1। तो इसको अगर डायमेंशन कहेगा तो एम एल टी -1, क्या, एम एल टी -1 आ जाएगा। चलिए हम लोग अब 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है। यानी द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है। तो द्रव का दाब 0 हो जाएगा। यानी द्रव के ऊपरी ताल पर दाब लगेगा कहाँ, है कि ना। तो द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब क्या होता है, 0 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन 6 नंबर पर आते हैं। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो 0 होता है दोस्तों। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0। देखिए H2O क्या है, एक यौगिक है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या देखो, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, +1, तो 1 में 2 से गुना करें तो 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का क्या होता है, -2,
तो इसको जोड़ेंगे 2 माइनस प्लस 2 माइनस 2 तो बराबर कितना आ जाएगा 0। तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है 0 होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है 0 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 7वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है क्या बदलता है, तो यह विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वह आपको विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 8वें नंबर क्वेश्चन में आता है कि दहन क्या है। क्या दहन, दहन एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, किनमें सभी। देखिए दहन जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया भी है, क्या रासायनिक अभिक्रिया भी है, ये भी सही, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो दहन आपको तीनों होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया भी हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है लघु आवर्त किसे कहते हैं। लघु आवर्त किसे कहते हैं, तो देखिए लघु आवर्त की बात आ गया तो लघु आवर्त हम लोग दूसरा और तीसरे आवर्त को कहते हैं। यानी पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को हम लोग कौन सा आवर्त करते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। देखिए इस तरह से आपका हो जाएगा वर्ग, है कि ना, इस तरह से चल जाएगा तो आवर्त हो जाएगा। क्या होता है, आवर्त हो जाएगा। देखिए तो पहले आवर्त और दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त को हम लोग कौन सा आवर्त कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। क्या लघु आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्लूओस्पार तथा जिप्सम किसकी अयस्क है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्लूओस्पार तथा जिप्सम किसकी अयस्क है, तो आपको कैल्शियम की है। क्या है, कैल्शियम की है। फ्लोरस्पार और जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 20 होता है दोस्तों। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, सर्प विषरोधी सुई किसका एक यौगिक तत्व है। सर्प विषरोधी सुई किसका एक यौगिक तत्व है, तो स्वर्ण यौगिक का। किसका, स्वर्ण यौगिक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण यौगिक हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है, तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। चलिए श्वसन के दौरान, 12वां नंबर क्वेश्चन, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है। हाँ, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है, तो विटामिन का विघटन नहीं होता है। हाँ, आपका प्रोटीन का विघटन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का विघटन होगा, आपका वसा का विघटन होगा, लेकिन विटामिन का विघटन नहीं होता है। यानी श्वसन के दौरान विटामिन का विघटन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रिका में क्या पाया जाता है। केंद्रिका में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, आरएनए कि डीएनए। तो केंद्रिका में प्रोटॉन, आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। देखिए हम लोग देखते हैं, ये मान लेते हैं कोशिका है, कोशिका का न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस यानी केंद्रिका में आरएनए भी पाया जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए भी, डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन भी पाया जाएगा। क्या होगा, प्रोटीन भी पाया जाता है। यानी केंद्रिका में आपको आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन सब पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विटामिन B3 और विटामिन B5 का नाम बताइए। देखिए विटामिन B3 का नाम क्या है, निकोटिन एसिड, और विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B3 का निकोटिन एसिड और विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कि विटामिन H का नाम क्या है। विटामिन H का नाम बायोटिन है। क्या है, बायोटिन। क्या, बायोटिन। क्या है, बायोटिन। विटामिन H का नाम क्या है, बायोटिन। विटामिन H बराबर विटामिन B7, दोनों बराबर होता है कि ना। चलिए आगे क्वेश्चन आता है
अमाशय में कौन नहीं पचता है? अमाशय में कौन नहीं पचेगा? तो अमाशय में कौन नहीं पचेगा? तो अमाशय में आपको कार्बोहाइड्रेट और विटामिन नहीं पचता है। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन नहीं पचता है। अमाशय से आपको 2 प्रकार की एंजाइम निकलता है। वह एक है रेनिन, एक रेनिन एंजाइम निकलता है, एक आपका ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। कौन सा निकलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। तो रेनिन जो दूध में घुली हुई आपका प्रोटीन केसिन की मात्रा है उसको क्या करता है? पचाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? तो अमाशय में ही होता है, क्योंकि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को क्या करता है? पचा देता है। चलिए अगले क्वेश्चन है, वयस्क मानव में मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल 26 अस्थियां होती है। वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होते हैं? 26 अस्थियां होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्या है? जटिल प्रोटीन है, यानी जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम रहता है? यह ऑक्सीजन को हमारे शरीर में क्या करता है? हमारे शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है? पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा क्या रहता है? अधिक होता है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण में सबसे पहले डीएनए, क्या? डीएनए, फिर आरएनए, फिर अमीनो एसिड, क्या? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, तब जाकर के प्रोटीन। यानी डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, आरएनए से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण का सही क्रम क्या है? डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है कि 1 टेराग्राम कितना के बराबर होता है? 1 टेराग्राम 10 के कितने घात के बराबर होता है? 1 टेराग्राम 10 के कितने घात के बराबर होता है? तो 10 के पावर 12 ग्राम के बराबर होता है 1 टेराग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रेटिना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? रेटिना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। रेटिना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। जीरोपैथेलेमिया नामक रोग भी आपको विटामिन ए के कारण ही होता है। गोल्डन राइस चावल में आपको विटामिन ए ही मिलेगा। चलिए सर्वप्रथम जड़त्व का नियम किसने दिया? सर्वप्रथम जड़त्व का नियम किसने दिया? तो ये गैलीलियो ने दिया। कौन दिए? गैलीलियो ने। यानी सर्वप्रथम जड़त्व का नियम कौन दिए? गैलीलियो ने दिए। यानी गैलीलियो का नियम न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार चलता है। यानी जड़त्व का नियम बराबर न्यूटन के प्रथम नियम। वास्तविक गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी का कब अधिक सही पालन करती है? देखिए वास्तविक गैस पीवी बराबर होता है एन आर टी। क्या? एन आर टी होता है। अभी कहते हैं कि यह कब अधिक सही पालन करेगा? देखिए सही पालन करने के लिए इनको क्या होना चाहिए? निम्न दाब। क्या? निम्न दाब और उच्च ताप। निम्न दाब और उच्च ताप। तो वास्तविक, क्या? वास्तविक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी के लिए निम्न दाब और उच्च ताप होना जरूरी होता है, तभी सही पालन करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विल्सन रोग किसके कारण होता है? विल्सन रोग किसके कारण होता है? तो ये आपको तांबा के कारण होता है। विल्सन नामक रोग किसके कारण होता है? तांबा के कारण विल्सन रोग होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 4.5 से 8। 4.5 से 8, यानी मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 8। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है बच्चों के जन्म के समय
कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? बच्चों के जन्म से के समय कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे को वैक्सीन दिया जाता है BCG। क्या? BCG है कि ना। फिर उसके बाद दिया जाता है HEPV। फिर दिया जाता है OPV। यानी बच्चों के जन्म के समय 3 प्रकार का वैक्सीन BCG, HEV और OPV। BCG, HEV और OPV आपको दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्परिवर्तन का संबंध किसने दिया था? उत्परिवर्तनवाद का संबंध किसने दिया था? तो उत्परिवर्तनवाद का संबंध दिया था ह्यूगो डू ब्रिज ने। ह्यूगो डू ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डू ब्रिज ने। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है मलेरिया, पायरिया, निंद्रा तथा कालाजार किस की जनित बीमारी है? यानी आपका मलेरिया, पायरिया, निंद्रा, कालाजार किस जनित बीमारी है? तो ये सब प्रोटोजोआ के कारण होने वाला है। क्या है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। देखिए प्रोटोजोआ के कारण ये सब होता है। जैसे एक ट्रिक है कि काम पैसा पर। क्या? काम पैसा पर। काम पैसा पर एक ट्रिक है। तो देखिए काम पैसा पे, काम पैसा पर। देखिए क से कालाजार, कालाजार, क से कालाजार, कालाजार हो गया। म से मलेरिया, प से पैरिया, स से सोने की बीमारी, पे से पेचिस। ये सब जो है आपको प्रोटोजोआ के कारण होने वाला बीमारी है। चलिए प्रोटोजोआ के कारण होने वाला बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतःश्वसित वायु, क्या? अंतःश्वसित वायु तथा उच्च श्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? देखिए अंतःश्वसित यानी लेना और उच्च श्वासित यानी बाहर छोड़ना। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं 21%, छोड़ते हैं 16.4%, या कहीं 16% दिया जाता है, वो भी आंसर आपका सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? यानी HIV है कि नहीं इसको पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट। क्या? एलिसा टेस्ट। एलिसा। क्या? एलिसा। उसके बाद CD4, उसके बाद PCR, उसके बाद इम्यूनो फ्लोरोसेंस जांच किया जाता है। तो HIV के पता के लिए एलिसा, CD4 लेंस काउंट, PCR, फिर इम्यूनोफ्लोरेंस जांच किया जाता है HIV के पता लगाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हृदय गति को नियंत्रित करने में किसका रासायनिक भूमिका होती है? हृदय गति को नियंत्रित करने में किसका रासायनिक भूमिका होती है? तो CO2 को। किसका? CO2 को। हृदय गति को नियंत्रित करने में किसकी रासायनिक भूमिका होती है? CO2 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पेप्सिन होता है एक प्रकार का क्या? एंजाइम। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। चलिए अगले क्वेश्चन का क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? शक्ति गृह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं कि जोंक, हाइड्रा, फीता कृमि ये सब किस प्रकार की जंतु है?
एक लिंगी कि द्विलिंगी, तो ये सब क्या है, द्विलिंगी। जोंक हो, हाइड्रा हो, फीताकृमि, सब आपको द्विलिंगी जंतु है। देखिए जोंक का श्रेणी अलग है, ये एनेलिडा में आता है। हाइड्रा भी अलग है, फीताकृमि अलग है, तो ये सब आपको द्विलिंगी जंतु है। आइए, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? लैक्टोज, तो लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा माँ के दूध में होती है। किसके दूध में होती है? माँ के दूध में होती है। लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किसके दूध में होती है? माँ के दूध में होती है, माँ के दूध में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कटल फिश किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। कौन? कटल फिश आते हैं। चलिए इस बार अगला क्वेश्चन है स्टार फिश किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो संघ इकाइनोडर्मेटा। स्टार फिश संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। जेली फिश किसके संघ के अंतर्गत आता है? तो संघ सिलेंट्रेटा। जेली फिश सिलेंट्रेटा संघ के जंतु है। कटल फिश मोलस्का संघ के, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा, जेली फिश संघ सिलेंट्रेटा। आगे है सिल्वर फिश। क्या है? सिल्वर फिश, यह संघ आर्थ्रोपोडा के जंतु है। आगे क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन तथा बेंजोइक अम्ल को किस विधि से पृथक किया जाता है? तो सभी को हम ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक करते हैं, चाहे वह अमोनियम सल्फेट क्लोराइड हो, या नेफ्थलीन हो, या एंथ्रासीन हो तथा बेंजोइक अम्ल हो, सभी को हम किससे पृथक करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र बताना है। देखिए जी बराबर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसको बीमा कहेगा, तो देखिए बीमा, न्यूटन का बीमा होता है mL/t-2। अब फिर इसी में मीटर है तो मीटर का हो जाएगा L2 और केजी का हो जाएगा m स्क्वायर। तो m कैंसिल, तो चल जाएगा m के पावर -1 L3 और t-2। तो आपका आंसर है कौन? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या होगा? m-1 और L3t-2। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो उस लिफ्ट में व्यक्ति की भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा कि घटा हुआ? तो ऊपर की ओर जाएगा तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बदल जाता है, और प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है। तो अगला क्वेश्चन आइए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने की अवधि कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। देखिए एक मान लिए निलंबन बिंदु से एक लोलक है। क्या है? लोलक है। क्या है? लोलक है। लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो हम लोग जानते हैं टी बराबर होता है, आवर्तकाल टी बराबर होता है 2π√L/g। क्या है? L/g। तो लंबाई हम क्या कर दिए? 4 गुनी। तो 4 गुनी करेंगे तो इसको 2 गुना हो जाएगा, तो यानी झूलने की अवधि कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी इसका झूलने की आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। देखिए दोस्तों, अक्सर हम लोग फंसते हैं जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आधा से लिखा रहा है, आधा प से, तो इसीलिए ½ H2O लिख देंगे। वही आपका कहेगा तो जिप्सम के लिए तो उसको में ½ H2O नहीं रहेगा, उसमें ½ H2O नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक कौन होता है? वायु अंगार गैस में मुख्य घटक कौन होते हैं? CO, N2, CO2। हाँ, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड,
ये वायु अंगार गैस के मुख्य घटक होते हैं, CO, N2 और CO2। चलिए आगे क्वेश्चन आता है कि मैलाथियान कॉपर सल्फेट क्रमशः क्या है। मैलाथियान कॉपर सल्फेट क्रमशः क्या है, तो यह फंगस नाशी एवं कीटनाशी है, फंगस नाशी एवं कीटनाशी है। तो आपका ये हो जाएगा फंगस नाशी एवं कीटनाशी। कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा राइजोबियम, एनाबिना और एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, एनाबिना और एजेटोबैक्टर। चलिए मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य कौन नहीं है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, यह मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है। यह कार्य किसका है, सेरिबेलम का कार्य है। यानी सेरिबेलम क्या काम करता है, पेशियों के संकुचन को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा का काम क्या है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा रक्त दाब का क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, हृदय के धड़कनों का क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, उपापचय का भी नियंत्रण करेगा। ये सब मेडुला ऑब्लिगेटा का काम है, जबकि पेशियों के संकुचन का काम ये सेरिबेलम का काम है। उम्मीद करते हैं आप लोग का ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। लाइक कमेंट आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।